गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024871। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि पर x और y दो बिंदु हैं। रेखा xy की लंबाई 16 है। वृत्त के केंद्र से रेखाखंड XY की दूरी बतानी कि क्या होगी। x एंड y हम लोगों को दे रखा है। x एंड y आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हैविंग द डायमीटर 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट XY इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट XY फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। चलिए कोशिश करते हैं। ये हमने एक छोटा सा सर्किल बनाया, इसके अंदर हमें कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है XY। ये हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट XY बना लिया। इसकी सेंटर से हमें दूरी बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इसका व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, 20 की आधी क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 16 सेंटीमीटर। सर्किल के सेंटर से जब इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो क्या इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। अब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इस पॉइंट को अगर मैं m नाम दे दूं तो ये क्या आ जाएगी 8। ये 10 है, ये 8 है, तो ये क्या होगी 6। पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी लेंथ क्या निकाल ली 6। ये ट्रिपलेंट रेशियो भी है। आप चाहो तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस के अंदर 8 का स्क्वायर 64, इस पूरे का रूट भी कर सकते हो। ये हमारे पास OM की लेंथ, तो OM क्या आएगा रूट में 36, और रूट में 36 को हम क्या कह देंगे 6 यूनिट। चलिए ये पेपर का पहला क्वेश्चन था हमारे पास सर्किल से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। 52 नंबर कह रहे 36 सेंटीमीटर इंटू 22 इंटू 12 आयाम वाले एक धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वालों के घनों के रूप में ढाला जाता, तो बने घनों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। चलिए देखिए, हमें घन बनाने, हमें अगर नंबर चाहिए उनके, तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी आकृति का वॉल्यूम 36 इंटू 22 इंटू 12 अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम 6 गुना 6 गुना 6। 6 इंटू 6 से 36 कैंसिल, 6 से गया 2 टाइम 22 इंटू 2 क्या बनेगा 44, तो बने घनों की संख्या क्या आ जाएगी 44। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 53 पर। ये हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स बताने थे कि कितने बने। तो क्या होता है, बड़ी आकृति से बनने वाली छोटी सभी आकृतियों का वॉल्यूम बड़े के वॉल्यूम का छोटे के वॉल्यूम के टोटल के बराबर होता है। चलिए 53 देखें। रोहित जो है घास के एक बड़े मैदान को काटने में 10 घंटे लेते हैं। वह और मोहन मिलकर उसे 4 घंटे में काट सकते हैं। तो मोहन अकेला अगर काम पर लगता है तो उसे काटने में कितना समय लगेगा। देखो हम लोगों को पता है कि रोहन क्या करता है 10 घंटे लेता है, और रोहन और मोहन मिलकर इस काम को कर लेते हैं 4 घंटे में। तो हमें बताना है कि मोहन अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, क्या आ जाएगा 20। रोहन की एफिशिएंसी 2, दोनों की एफिशिएंसी 5, तो 5 में से 2 गया, तो मोहन की एफिशिएंसी 3। तो मोहन इस काम को कितने समय में करेगा 20/3 घंटे में। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखिए 54 में हमें क्या दे रखा है, tan t की वैल्यू 3/7 है, जहां पर t एक न्यून कोण है। तो हमें कोसेक t की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। tan t हमारे पास 3/7 है। tan थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, यहाँ थीटा की जगह t दे रखा है तो अपन t लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर 3, बेस है 7, तो हाइपोटेनियस क्या होगी, रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये रूट में क्या 58 आ जाएगी। हमें क्या चाहिए कोसेक t। कोसेक t हमारे पास क्या होगा, कोसेक t हमारे पास होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास √58 और परपेंडिकुलर कितना 3, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 का आंसर क्या है ऑप्शन ए।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 55 नंबर पर। 55 नंबर देखिए हमें क्या करें, एक के अलावा एक अंकीय संख्या ज्ञात करें जो इस संख्या को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच में एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर दिस। चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास है 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस में 16 का क्यूब माइनस में 15 का क्यूब। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस के अंदर 16 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने यहां से क्या करा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब हमें पता है कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड होता है, ए प्लस बी से। ये एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, ए प्लस बी से, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 17 प्लस 18 से, और ये क्या होगा 16 प्लस 15 से। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 35 माइनस 31, तो क्या आ जाएगा 4 से डिवाइड होगा। अब 4 का एक ही फैक्टर है तो आंसर क्या आ जाएगा 2। पहला तरीका इसको करने का ये है। सेकंड तरीका आपको पता है कि आपको 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब माइनस में 15 का क्यूब दे रखे। आप इन सबके यूनिट डिजिट निकालेंगे। इनका यूनिट डिजिट निकालूं तो मुझे पता है 7 का क्यूब 343 होता है तो यूनिट डिजिट 3, 8 का क्यूब 512 तो यूनिट डिजिट 2, 6 का क्यूब 216 यूनिट डिजिट 6, और 5 का क्यूब 125 तो यूनिट डिजिट 5। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 11। अब 5 ऐसा तो है नहीं कि 5 होगा, इससे पहले कोई डिजिट होगा, सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो 15 बनाए, 15 में से 11 गए, क्या बचा 4। तो यूनिट डिजिट अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। दोनों तरह में से हम किसी भी तरह से इसको सोच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। अभी तक हमने पेपर के 5 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये रहा हमारे सामने। हमें क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू ऑन 12,000 रुपीज इन 2 ईयर व्हेन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सक्सेसिव ईयर इज 9% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। हमें 12,000 रुपये का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है, जब पहले साल के लिए ब्याज की दर हमारे पास क्या है 9% और दूसरे साल के लिए क्या है 10%। अब पहले साल रेट 9% थी, दूसरे साल 10% थी, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 19%। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर दोनों का ऐसा ही परसेंटेज मिलाकर क्या बन गया 19%। अब 19% हमें किसका चाहिए 12,000 का, तो 12,000 का अगर अपन 19% निकालें, 12,000 का अगर अपन 19% निकालें तो 20% मेरे पास आएगा 2400, 120 कम कर दूंगा तो क्या जाएगा 2280। तो 2280 रुपये तो मेरे पास क्या है इसका सिंपल इंटरेस्ट, और मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 12,000 रुपये इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। 12,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल आया और 2280 रुपये हमारे पास क्या आ गया इंटरेस्ट। तो हमारी अमाउंट क्या बन जाएगी 14,280 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान देना, आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12,000 रुपये पर पहले साल हम लोगों को मिल रहा है 9%। 12,000 का 9% अगर अपन निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1,080। दूसरे साल मुझे मिलेगा इसका 10%, 12,000 का 10% 1200, 1200 और 1,080 क्या आ जाएगा मेरे पास 2280 रुपये। ये इंटरेस्ट आ गया, इसको प्रिंसिपल में जोड़ोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 देखो मैं क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है। बी का खर्चा ए के खर्चे का 75% है, तो बी की बचत उसके व्यय के रूप में प्रेजेंट करनी। देखिए सबसे पहली लाइन कह रहे हैं ए की आय बी की आय का 125% है। अगर बी की इनकम मैं 100 मानूं तो ए की इनकम इसका 125% 125। इनकम का अगर रेशियो निकालें तो क्या 5:4। तो मैंने मान लिया ए की इनकम 5x थी और बी की इनकम 4x थी। फिर कह रहे हैं बी की बचत ए की बचत का 120% है। ए की बचत अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 है तो बी की बचत इसका 120% है, इसका मतलब 120 होगी। तो ये रेशियो क्या होगा 5:6।
तो ये सेविंग मैंने मान ली 5y और ये मेरे पास आ गई 6y। अब मुझे पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम 5x माइनस 5y, ये मेरे पास ए का एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर क्या होगा, 4x माइनस 6y। ये दोनों के एक्सपेंडिचर आए। हमें कह रहे हैं कि बी का खर्चा ए के खर्चे का 75% है, 5x माइनस 5y का 75%, परसेंटेज हटाऊंगा बटा में 100, ये बराबर किसके होगा, बी के खर्चे के। बी का खर्चा ए के खर्चे का 75% है, इस खर्चे का 75% इसके बराबर होगा 25 से चला जाएगा 3 बार, ये गया 4 बार, 3 का अंदर गुना करा तो 15x माइनस 15y, 4 का इधर मल्टीप्लाई करा तो 16x माइनस में 24y। अब ये इधर आते ही माइनस का, तो x बराबर ये इधर आ गया 9y। तो x और y का रेशो क्या बना, 9:1। x और y का रेशो हमारे पास यहाँ 9:1 बन गया। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x की जगह 9 रखूंगा, x की जगह जब 9 रखेंगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा 45 और ये बनेगा 36। y की जगह हम 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 5 और 6। 45 कमाकर 5 बचा लिए तो खर्च कितने करे 40। 36 कमाकर 6 बचा लिए तो कितने खर्च करे 30। हमें क्या बताना है, b की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में बतानी है कि क्या होगी। b का खर्चा कितना है 30, बचत कितनी है 6, तो 6 हमें बताना है कि 30 का कितना परसेंट है, उसकी बचत खर्चे का कितना परसेंट है, 6 30 का कितना परसेंट है 1/5, और 1/5 की वैल्यू 20%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास परसेंटेज का बढ़िया सा क्वेश्चन था जिसमें बस हमें इनका आपस में क्या करना था, रिलेशन निकालना था। तो आंसर हम पहुंच चुके हैं बी पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 देखो हमें क्या करें, प्रणव के पास अपने पास मौजूद धनराशि का 30% अपनी पत्नी को दिया और शेष का 86% अपने दोनों बच्चों को दिया। बची हुई राशि का आधा हिस्सा अन्य चीजों पर खर्च करा और शेष 98,000 रुपीज बैंक में जमा करे। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना धन था, सबसे पहले 30% अपने बच्चों को दिया, शेष का 86% उसने अपने 30% तो दिया वाइफ को और शेष का 86% दिया अपने बच्चों को। 30% क्या 3/10, 86% को 86/100, या आप चाहो तो 43/50 भी लिख सकते हो। तो अगर मैं कहूं कि उसकी इनकम 10 थी, उसने उसमें से 3 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 7। फिर इनकम अगर 50 थी, उसमें से उसने क्या करा, इनकम 50 की जगह अपन 100 ही मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारे पास इजी रहे, ऐसे नहीं लिखते। इनकम अगर 100 थी, 86 खर्च कर दिए तो बचाए कितने 14। अब उसकी इनकम कितनी थी 1000, बचा कितने रहा था 14 इंटू 7 98। अब इस बची हुई राशि का आधा तो उसने खर्च कर दिया, 98 का आधा, इसका मतलब कितना खर्च कर दिया 49, तो बचाया भी कितना 49। इस 49 की वैल्यू किसके बराबर है, उसके पास कितने रुपए बचे थे 98,000 जो उसने किसी बैंक में जमा करा दी। 49 की वैल्यू 98,000 रुपीज, मुझे उसकी इनकम चाहिए तो 98,000 अपॉन में 49, वैल्यू हमें चाहिए 1000 की। ये 49 से चला जाएगा 2000 टाइम, 2000 इंटू 1000 हमारे पास क्या जाएगा 20 लाख। तो उसके पास कितना धन था या उसकी इनकम कितनी थी 20 लाख। आप चाहो तो इसको शेषका के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, I इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 माइनस बी अपॉन 100, फिर हाफ करा तो इंटू 1/2 बराबर सेविंग 98,000 के बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 53 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। अब हमें 53 रुपीज में बेचने पर लॉस हो रहा था, सेलिंग प्राइस है 53 रुपीज, मान लिया कि लॉस हो रहा था x रुपए का, तो उसका कॉस्ट प्राइस हम क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस हम क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब कह रहे जब हम उसको 86 रुपीज में बेचते हैं तो होने वाला जो प्रॉफिट है वो लॉस का डबल है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा 2x रुपए का। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा
86 माइनस में 2x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालते वक्त सेलिंग प्राइस में लॉस को तो जोड़ते हैं और प्रॉफिट को घटाते हैं। दोनों ही आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस है, दोनों को बराबर कर दे। 53 प्लस x बराबर 86 माइनस 2x, तो क्या आ जाएगा 3x बराबर हमारे पास क्या जाएगा 33, तो x की वैल्यू 11। x की वैल्यू 11 तो कहीं से भी कॉस्ट प्राइस निकाल लो। 53 प्लस 11 64 रुपीज, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास ऑप्शन ए आ गया। मुझे आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मुझे ये सारी बातें लिखनी पड़ती हैं, नहीं तो आप अपना क्वेश्चन तो इस लाइन के बाद से स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप ये लाइन लिखकर अपना आंसर निकाल पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 60 पर। आज के पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 60 नंबर क्वेश्चन देखो मैं क्या करें, दो संख्याएं 2:3 में उनका योग अगर 135 है तो वे संख्याएं बताओ कि क्या होगी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, दो संख्याओं का रेशो 2:3, टोटल हम लोगों को पता है कि कितना है 135। हमें वो संख्याएं बतानी। पहली संख्या टोटल 135, रेशो का टोटल 5, वैल्यू चाहिए 2 की, तो क्या जाएगा 27 दूना 54, 5 से क्या 27 पर। दूसरी संख्या में चाहिए टोटल 135, रेशो का टोटल 5, वैल्यू चाहिए 3 की, ये 5 से क्या 27 बार 27 दिए 81, तो ये संख्या क्या आ जाएंगी 54 और 81, और दोनों भी निकालने की जरूरत नहीं है। 54 पहली संख्या, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 61 नंबर पर। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ए इस प्रकार से समकोण है कि ए बी बराबर AC, कोण बी का समद्विभाजक AC को D पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए कोशिश करते हैं देखो समझने की। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसके अंदर हमें पता है कि ए कोण क्या है, समकोण है। हमने इसको नाम दे दिया AB और BC। AB बराबर क्या है AC के, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। फिर हमें कह रहे हैं कोण B का समद्विभाजक, B का समद्विभाजक AC को क्या करता है, D पर मिलता है। AC को क्या करता है, D पर मिलता है, वो इस एंगल का क्या है, एंगल बाइसेक्टर। फिर हम लोगों को क्या दे रखा है, DM जो है BC के लंबवत है। D से हमने क्या करा, BC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हम लोगों को दे रखा है जो M पर BC को प्रतिच्छेद करता है। AB बराबर अगर 12 है, AB बराबर 12 है, BC बराबर 12√2 है, तो हमें क्या करना है, भुजा AD की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं कि भुजा AD की लेंथ हमारे पास क्या होगी। अब मुझे बताओ, ये 12√2 है, ये 12 है, ये दोनों बराबर थी, तो ये पूरी भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर। हम एक छोटी सी थ्योरम जानते हैं, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि BC और BA का जो रेशो होगा वो CD और DA के रेशो के बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। तो अब देखो BC की वैल्यू 12√2, BA की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है 12, बराबर क्या होगा CD अपॉन DA। तो यहां से CD और DA का रेशो क्या √2:1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ये रेशो में √2 होगी और ये रेशो में क्या होगी 1। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, AD की। तो AD की लेंथ बता देते हैं, टोटल हमारे पास 12 थी, रेशो का टोटल हमारे पास √2 + 1 था, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1 की। अब इसका अगर अपन रेशनलाइजेशन कर दें तो इसको ऊपर नीचे में √2 - 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, बटा में तो क्या बनेगा √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो लिखो चाहे नहीं लिखो, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 × √2 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 × √2 - 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊं, यहाँ पर अलग से कोई भी, अगर ये कोई ABC एक ट्रायंगल है, इसमें अगर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा AD, जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो AB और AC का जो रेशो होगा वही रेशो BD और DC का होगा। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर।
पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए आदर्श अपने ग्राहकों को एक डिस्काउंट योजना के अंतर्गत 24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास मुफ्त देते हैं। तो अपने ग्राहकों को दी गई प्रभावी छूट परसेंटेज हमें बतानी है कि क्या होगी। टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक ऑफर ए स्कीम बाइंग 24 गिलास गेट 12 गिलास फ्री। देखो हमें पता है कि हमें इसको डिस्काउंट परसेंटेज में बदलना है। हम लोग इसका छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, फ्री आर्टिकल्स अपॉन टोटल आर्टिकल्स इनटू में 100%। तो हम लोगों को पता है कि हमने कितने गिलास फ्री दिए, 12। हम लोगों ने 12 गिलास फ्री दिए, टोटल कितने में से, टोटल हमने कितने गिलास थे, 12 और 24 36। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 12/36 का 1/3 और 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 63 पर। हमें दे रखा है a + b - c = 5। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ab - bc - ca = 10। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा एक छोटा सा फॉर्मूला काम करेगा, a + b - c का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, a² + b² + c² प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab, माइनस में क्या आ जाएगा 2bc, माइनस में क्या आ जाएगा 2ca। a + b - c की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर क्या बना 25। ये मुझे फाइंड करना है। अगर मैं इसको x बोल दूं, प्लस के अंदर अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो इस पूरे की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 10। तो क्या आएगा 25 = x + 20। तो x का मान क्या आ जाएगा 25 - 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। बस इसके लिए छोटा सा a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। प्लस c की जगह -c है, तो जो हमें फॉर्मूला याद है उसमें बस -c अज्यूम कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका एरिया 2√2 है, त्रिज्या के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। हमें कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हिच एरिया इज सेम एज द एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 2√2 सेंटीमीटर। हमें कह रहे हैं कि एक हमें वर्ग का जो पेरीमीटर ज्ञात करना है जिसका एरिया सेमी सर्किल के एरिया के बराबर है, जिसकी रेडियस कितनी है 2√2। अब देखिए रेडियस अगर हमारे पास 2√2 है, रेडियस अगर हमारे पास 2√2 है, इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। रेडियस अगर हमारे पास 2√2 है, सेमी सर्किल का एरिया हमारे पास क्या होता है πr²/2। तो एरिया क्या जाएगा पाई, 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो 2√2 × 2√2 अपॉन में क्या जाएगा 2, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो एरिया क्या जाएगा 4π। अब ये एरिया हमारे पास जो है ये सेमी सर्किल का था, इतना ही एरिया हमारे पास किसका है, हमारे स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या होता है a²। तो a² की वैल्यू अगर 4π, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√π। अब मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 × 2√π, तो क्या आ जाएगा 8 × √π। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करा, सेमी सर्किल का एरिया निकाला। सेमी सर्किल का एरिया निकालकर उसको वही एरिया किसका था, स्क्वायर का, इक्वल रखा, वहां से स्क्वायर की साइड आ गई और पेरीमीटर होता है 4 × साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, हमें क्या करें, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 27 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 45 है। तो हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, दो सर्किल बना लेते हैं जिनकी रेडियस हमारे पास हमने क्या रखा 27 और 36। ये हम लोगों ने दो सर्किल बना ली। अब मुझे इनकी कॉमन जो है उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड दे रखी है, ये हमारे पास इनकी क्या है कॉमन कोड। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। इस कॉमन कोड को अपन मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है AB। इस कॉमन कोड को हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है AP। ये दोनों सर्किल के सेंटर है।
अब एक की रेडियस हमारे पास क्या है 27, दूसरे की रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या है 36, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी हमारे पास क्या है 45 सेंटीमीटर। हमें इस उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई बतानी है। मान लिया कि इसको M बिंदु पर काट रही है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। अब मैं क्या देख सकता हूँ, 27, 36 और 45 को देखते ही आपको पता लग रहा है क्या ये एक ट्रिपलेट रेशियो है। 27, 36 और 45 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो इसको अगर आप 9 से काट दोगे तो ये 3, 4, 5 के अनुपात में आया, और 3, 4, 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट रेशियो होते हैं। तो अगर ये ट्रिपलेट रेशियो है तो AM की लंबाई हमारे पास क्या होगी, हम एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं, AP इंटू AQ अपॉन में PQ। तो यहाँ से AP क्या है 27, AQ क्या है 36 और PQ की लंबाई हमारे पास 45। 3 से गया 5 बार, 9 से गया 5 बार, 9 से गया 3 बार, तो 36 इंटू 3 क्या बन जाएगा 108/5। तो 108/5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 21.6। अब AM की लंबाई 21.6, तो AB क्या होगी, AM की डबल होगी। AM हमारे पास है 21.6, तो हम उसका डबल कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 43.2 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आया। अब किसी को अगर ये ट्रिपलेट रेशियो नहीं पता लगते ना, तो वो क्या कर सकता है, इसको x मानेगा, ये 45 माइनस x आएगी, इसको h मान लेगा। पहली इक्वेशन से h स्क्वायर की वैल्यू निकालेगा, वो बनेगी 27 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन से h की वैल्यू निकालेगा, वो बनेगी मेरे पास 36 का स्क्वायर माइनस के अंदर 45 माइनस x का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके सबसे पहले x फाइंड करेगा और x की वैल्यू रखकर h की वैल्यू निकालेगा और उसका डबल करते ही आंसर आ जाएगा। या आपको ट्रिपलेट रेशियो पता लग गया तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन था सर्किल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 66 नंबर हमें कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है कि क्या होगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज। अब हम लोगों को पता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से 10 तक। अब हमें इनका एवरेज बताना है, एवरेज निकालना है तो सबसे पहले सम निकालें। पहला तरीका तो क्या, आप 1 से 10 तक जोड़ लो, सम क्या बनेगा 55। एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 55/10 क्या आ जाएगा 5.5। ये हमारे पास आ गया। ये हम जानते हैं कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो नंबर्स कितने थे 10, 10 + 1/2, 11/2 क्या बना 5.5। ये हमारा आंसर आ गया 66 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 67 नंबर पर। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने की चालों का अनुपात 2:3 है। इन दोनों चालों का योग 15 किलोमीटर/आवर है। तो हमें धारा की चाल बतानी है कि क्या होगी। अब देखो हमें धारा के प्रतिकूल चाल पता है कि क्या होती है x - y, जिसको हम क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम। धारा के अनुकूल चाल क्या होती है डाउनस्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं x + y। इनका रेशियो हम लोगों को क्या दे रखा है 2:3। और इन दोनों चालों का योग करूं तो x - y + x + y, ये हमारे पास y से y कट जाएगा तो 2x बचेगा और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 15 किलोमीटर/आवर। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 15 किलोमीटर/आवर। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई 15 किलोमीटर/आवर। तो x की वैल्यू 15/2 या 7.5 किलोमीटर/आवर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना था, धारा की चाल बतानी है। धारा की चाल बतानी है तो x की वैल्यू पता है, x - y अपॉन में x + y, इसका रेशियो हमारे पास क्या है 2:3। अगर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 3x - 3y = 2x + 2y। 2x इधर आते ही माइनस का तो x = 5y। तो x = 5y, x और y का रेशियो 5:1। अब x और y का रेशियो 5:1, तो y की वैल्यू अगर चाहिए तो 7.5 अपॉन
अब देखो ये किसकी वैल्यू थी 5 की, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1 की, तो क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल हमारे पास क्या आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पर, हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहे हैं जब पूर्णांक n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। तो हमें कह रहे हैं यदि 6n को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान देना, हमने किसी नंबर को 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर हमें क्या मिला 3। अब हमें कह रहा है कि हम अगर 6n को इस नंबर के 6 गुना को 6n को स्मॉल n लिख लेते, पहले भी स्मॉल n लिखा है, इसको 5 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। हमने क्या हमारे नंबर का 6 गुना करा, तो हमें नया रिमाइंडर चाहिए। तो जैसा हम नंबर के साथ करते हैं वैसा ही पहले वाले रिमाइंडर के साथ करके उसमें अपन 5 का भाग दे देते हैं। तो 18 में अगर 5 का भाग दूंगा तब भी हमें क्या मिलेगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। हमें डिविजर 2 निकालना है, हमें रिमाइंडर 2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर 2 के लिए जैसा हमने नंबर के साथ करा था, नंबर को 6 गुना करा था, तो पहले वाले रिमाइंडर को 6 गुना करके नए डिविजर का भाग दे देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और किसी को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो देखो क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान सकता है। किसी नंबर में 5 का भाग दिया, रिमाइंडर मिला 3, मान लिया भाग गया एक बार, तो हमारा नंबर क्या था 5 × 1 + 3, तो हमारा नंबर क्या था 8। अब इस नंबर का 6 गुना करा तो नंबर क्या बना 8 का 6 गुना 48। अब 5 का भाग दिया, 5 का भाग गया 9 बार 45, क्या बच गया 3। तो भी हमारा रिमाइंडर हमारे पास क्या गया 3 आ गया। चलिए अगले, अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ये हम लोगों के पास डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या करे है, द फ्लोइंग लाइन ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ 2 कंपनीज ओवर द ईयर्स। हमें 2 कंपनियों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशियो को दिखा रखा है। कंपनीज का नाम हम लोगों को दे रखा है एम और एन। हमें क्या बताना है, आयात के संबंध में कंपनी एम का निर्यात निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिकतम था। अब हमें सिर्फ कंपनी एम को रिप्रेजेंट करना है, एम को ही देखना है, सेकंड वाली कंपनी को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एम से रिलेटेड ही। हमें जो रेशियो दिया था वो आयात और निर्यात का रेशियो दिया था। इसका मतलब ये रेशियो किसका है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो अब हम कंपनी एम के लिए सबसे पहली वैल्यू जो देख रहे हैं वो 0.8 है। इसका मतलब 0.8 को अगर आप 8/10 लिखो तो ये 4/5, आयात 4 तो निर्यात 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू 1.2, तो 1.2 को अगर अपन देखें तो ये बनेगा 6/5। नेक्स्ट वैल्यू अगर अपन देखें 1 तो ये 1/1 बनेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू को अगर अपन देखें 1.4 तो ये हमारे पास क्या बनेगा 7/5। नेक्स्ट वैल्यू को अगर अपन देखें तो मैं इसको 1.3 कह सकता हूं, तो ये क्या बनेगा 13/10। और नेक्स्ट वाली वैल्यू को अगर अपन देखें तो ये फिर हमारे पास 1 बन रही है, तो 1 की वैल्यू 1/1। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना आयात के संबंध में कंपनी एम का निर्यात किस वर्ष में अधिकतम था। इसका मतलब मुझे ये वाली वैल्यू कम चाहिए और ये ज्यादा। अब ये पहले ऑप्शन में ऐसा है कि ये 4 और ये 5 है, निर्यात क्या था आयात से ज्यादा था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहला ईयर 2005, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। देखिए हमें क्या दे रखा है, बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ 22 स्पर्शरेखा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है। तो वृत्तों के केंद्र की भुज की दूरी कितनी इकाई की होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई है। देखो अब कह रहे बराबर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ 22 स्पर्शरेखा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है। बराबर रेडियस के 2 सर्किल थे, इनकी जो उभयनिष्ठ जो मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ व्यास के बराबर, इसका मतलब रेडियस के डबल के बराबर है। तो केंद्रों के बीच की दूरी भी क्या होगी, ये यहाँ 90 डिग्री बनाता है, तो ये क्या होगी 2r, तो क्या होगी उसके व्यास के बराबर होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है 5, तो व्यास क्या हो जाएगा 10। या हम देखो ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, अगर मैं इसको PQ नाम दूं तो PQ की लेंथ क्या होगी, रूट में d²
माइनस में दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। अब दोनों बराबर रेडियस के, अब हमें इस PQ की लेंथ व्यास के बराबर दे रखी है, त्रिज्या का डबल मतलब 10, रूट में डी स्क्वायर, दोनों की रेडियस क्या है 5 का डिफरेंस क्या बनेगा 0, तो 10 बराबर क्या बना रूट में डी स्क्वायर या डी, तो डी बराबर भी क्या हो जाएगा 10, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 10 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 देखो हमें क्या कह रहा है, सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है और उसे पता चलता है कि सोमवार की बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम है और मंगलवार की बिक्री सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% अधिक है। यदि मंगलवार की बिक्री इतनी थी तो रविवार की सेल हमें बतानी है कि क्या थी। हमने मान लिया कि संडे की सेल क्या थी x, मंडे की सेल इससे 10% कम है, x अपने आप में 100% था, 10% कम है, इसका मतलब मंडे को इसकी 90% सेल हुई। फिर हमें कह रहा है कि ट्यूसडे को जो सेल थी वो मंडे से 10% अधिक है, ये अपने आप में 100%, अगली बार 10% अधिक है तो इसका 110%, और ट्यूसडे की सेल कितनी है 1485। तो यहाँ से हमें क्या करना है, संडे की सेल बतानी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 से अगर इसको काटा ये गया एक बार, बच जाएगा 38, चला जाएगा 3 बार, ये गया 5 बार, 9 से चला गया 15 बार, तो x की वैल्यू 1500, तो उसकी हमारे पास संडे को सेल क्या थी 1500। या देखो पहले हमने उसकी सेल को 10% कम करा, फिर हमने उसको 10% बढ़ा दिया, 10% का मतलब 1/10 कम करा, 10% बढ़ाने का मतलब 1/10 से बढ़ा दिया, तो सेल 10 से क्या हुई 9 हुई, फिर 10 से 11 हुई, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगी 100 से 99, 100 से अगर 99 हुई, 99 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 1485, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100 की, तो 1485 अपॉन 99 इंटू 100, सोल्व करते हैं आंसर क्या आ जाएगा 1500। तो सेकंड हम इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 72 पर। 72 देखो हमें क्या दे रखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इस गोले की मूल त्रिज्या बतानी कि क्या है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 3.5 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट वाज द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द स्फीयर। चलिए ध्यान देना, देखो हमें क्या कह रहा है, हमने इसकी रेडियस को 3.5 से बढ़ाया। इनिशियली रेडियस अगर अपन माने कि रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर थी, तो अब नई वाली रेडियस क्या होगी, पहले वाली रेडियस से 3.5 सेंटीमीटर ज्यादा। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया देखें तो गोले का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब नए वाला एरिया क्या होगा 4 पाई आर प्लस 3.5 का स्क्वायर, पुराने वाला एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस कितना है 550। तो हमें क्या करना है, उसकी मूल त्रिज्या आर का मान बताना है कि क्या होगा। तो अब देखो 4 पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो आर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 550। अब देखो अगर अपन इसको सोल्व करें, ये मेरे पास 11 से गया 2 बार, 11 से गया 50 बार, 2 से ये चला गया 25 बार, तो यहां से ये 7 ऊपर चला जाएगा, बराबर में तो क्या आ जाएगा 25 गुना 7/4। यहां से अगर सोल्व करें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूं तो आर स्क्वायर, अब 3.5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 35 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 1225, तो 12.25 प्लस में क्या आ जाएगा 2a इंटू बी, तो क्या आ जाएगा 7r, माइनस में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 7r प्लस 12.25 बराबर, इसको अगर सोल्व करें 25 गुना 7 क्या बनेगा 175/4, 4 का भाग दूंगा 4 चौक 16, बच जाएगा 15, चला जाएगा 3 बार 43.75, तो 7r बराबर ये उधर जाते ही माइनस का, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 31.50, तो r का मान क्या आ जाएगा 7 चौक 28, बच जाएगा 3 35, चला जाएगा 5 बार, तो क्या आ जाएगा 4.5, तो उसकी रेडियस इनिशियली क्या थी 4.5 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास 72 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पर।
देखिए मैं क्या करें, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुना से 12 अधिक है, अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, तो वह संख्या हमें बतानी है कि क्या होगी। अब देखो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 कम है, तो 9 में 9 का अगर भाग दिया तो क्या आया 1। इसका मतलब संख्या के अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 नहीं है, यहाँ भी 1 नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो छूट गए। अब हमें क्या बोल रहे हैं, अंकों को उलटने से बनने वाली संख्या मूल संख्या से 9 कम है। 9 कम है इसका मतलब पहले क्या था, बड़ा नंबर, तो पहले बड़ा नंबर था, तो हमारे पास पहले बड़ा नंबर क्या होगा 87। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हम कह पाएंगे। या हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम पूरा सोल्व करना चाहें तो हमें कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुना से 12 अधिक है, तो हमें दो अंकों की संख्या अगर ए बी माने तो वो ओरिजिनलिटी में क्या होगा 10a प्लस बी। ये दोनों अंकों के योग के a प्लस बी के 5 गुना से 12 अधिक है, इनका डिफरेंस क्या है 12, और अंकों को उलट कर बनाएंगे तो मूल संख्या 9 कम हो जाएगी, इसका मतलब a माइनस बी का मान क्या आएगा 1। तो इस पूरी दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट तरीका क्या है, डिफरेंस 9 है, 9 में 9 का भाग दिया, अंकों में अंतर आएगा 1 का, अंकों में अंतर 1 का आया तो हमारे पास 78 और 87 दोनों में 1 का अंतर है। अब मूल संख्या 9 कम है, मतलब मूल संख्या से 9 कम है, तो पहले क्या होगा बड़ा नंबर, तो आंसर क्या आ जाएगा 87। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 देखो हमारे पास क्या है, डीआई का क्वेश्चन है। क्या करे, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ 3 स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। 3 लोगों के 3 सब्जेक्ट में मार्क्स दे रखे। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोहन द्वारा सभी 3 विषयों में प्राप्त किए गए औसत अंक बताने की किसके बराबर है। हमें सोहन के अंक चाहिए, सोहन के तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोगों को पता है, इसका अगर अपन टोटल कर ले तो मेरे पास क्या जाएगा 246। टोटल हम लोगों ने करा 84 प्लस 80 प्लस 82 क्या जाएगा 246, और एवरेज क्या होगा, टोटल हमारे पास को 246, सब्जेक्ट है 3 तो इसमें भाग दे देंगे तो क्या जाएगा 82, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डीआई का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 75 को, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है यदि हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इसके बराबर दे रखा है, तो इसका मान बताना है। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 बराबर 2 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2b माइनस में क्या आ जाएगा 56c माइनस में क्या आ जाएगा 2a। अब ये सारी टर्म अगर मैं इधर ले आऊं तो ए स्क्वायर माइनस का 2a इधर आते प्लस का 2a, फिर मैं यहां लिखता हूं प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास यहां से माइनस का 2b, और प्लस अगर मैं लिखूं सी स्क्वायर नहीं है 49 सी स्क्वायर है, और ये वाली टर्म अगर अपन इधर ले आए तो माइनस वाली टर्म इधर आते क्या हो जाएगी प्लस का 56c। अब ये 18 बच गया, हमने इसको नहीं लिखा, हमें पता है कि इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें पता है इसके साथ अगर प्लस 1 हो तो ये परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाता है, इसके साथ 1 हो तो ये परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाता है। तो 18 में से 1 और 1 2 तो हमने लिख दिए, तो यहाँ के लिए हमारे पास क्या बच जाएगा 16, और इन सब का सम क्या आ जाएगा 0। तो ये पहले वाली टर्म क्या बनेगी a प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे वाली टर्म क्या बनेगी b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और तीसरे वाली टर्म को अगर अपन देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगी 7c प्लस 4 का होल स्क्वायर। इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या है 0, इनके स्क्वायर का सम 0 होता है, तो ये कब होता है जब ये तीनों इंडिविजुअली किसके बराबर हो 0 के बराबर। तो a प्लस 1 बराबर 0 तो a की वैल्यू -1, b माइनस 1 बराबर 0 तो b की वैल्यू 1, और 7c प्लस 4 बराबर 0 तो 7c प्लस 4 था तो उधर जाती माइनस का, तो c की वैल्यू -4/7, ये हमारे पास आ गई। ए बी सी तीनों के मान आ गए। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी माइनस का 7c, तो a की जगह क्या रख सकते हैं -1, b की जगह रखेंगे 1 तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, -7 इंटू c क्या है -4/7।
7 से 7 कट गया, -1 -1 माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, प्लस का 4, -2 प्लस का 4 क्या बचेगा 2। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास आया। ये लास्ट क्वेश्चन जो था ये हमारे पास था अलजेब्रा का। चलिए तो आज हमने क्या करा, मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत लगे तो आप उस पर कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।